नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 जैक मॉडल सेट 2 का डिटेल में सॉल्यूशन जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग का आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 1 में क्वेश्चन है कि इन द सेट ए, आपको एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है। और वो सेट क्या है 1 2 3 4 5, ओके। और एक रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है, और आर क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है x, y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड x लेस देन y, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ओके। तो देखते हैं, पहले R को हम लिख लेते हैं, ठीक है। x y है, x लेस होना चाहिए y से, तो क्या हम R को लिख सकते हैं 1 2। देखिए x y से लेस है, 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 1 5, ओके, 2 3 2 4 2 5, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, मान लो 1 1 बिलोंग्स करना चाहिए किससे, रिलेशन आर से, ठीक है, रियल नंबर से। तो देखो 1 1 सॉरी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो 1 1 देखिए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम 2 2 लेते हैं, ये भी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग साइमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। साइमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। लेकिन ऐसा है क्या, 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, मगर हालांकि और भी यहाँ पे हो सकता है एलिमेंट इसमें, ठीक है। 2 5 और भी होगा आपका, 2 3 हो 2 3 तो लिख ही दिए आपका, और भी होगा 3 4 हो सकता है, ठीक है। और भी इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से वापस आते हैं इसमें साइमेट्रिक के लिए कि 1 2 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 1 R से बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे 2 जो है 1 से ग्रेटर हो जा रहा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन के अनुसार लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, साइमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या है केस कि अगर 1 2 R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 3 आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा है 1 2 देखिए आर से बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 1 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। कंडीशन होता है आपका ट्रांजिटिव के लिए कि ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लेट ए एक सेट है और एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। तो वो बोला है कि रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं, एक सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया है 2 4 6 और 8, और आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका 2 4 4 2 4 6 और 6 4। देखिए ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। देखो 2 4 आर से बिलोंग कर रहा है, तो 4 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 4 6 आर से बिलोंग कर रहा है, तो 6 4 भी कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, आपका हाँ रिफ्लेक्सिव है, क्या है, माफ़ करना, आपका साइमेट्रिक है,
साइमेट्रिक है, क्योंकि साइमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है कि अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ओके, जहाँ ए और बी दोनों बिलोंग करेगा सेट ए से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। देख सकते हैं, देखो 2 4 आर से बिलोंग कर रहा है और 2 और 4 देखिए सेट ए का एलिमेंट्स है, तो 4 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है। देखिए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका साइमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है कि लेट ए पी क्यू आर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। ठीक है, आपको ए एक सेट दिया हुआ है पी क्यू आर जिसके एलिमेंट्स हैं, तो बोला है कि इसमें 3 ठो रिलेशन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बी सी में। आपको बताना है कि कौन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन पहले जानिए किसको कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन को बोलेंगे जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन 1 चेक करेंगे कि ये रिलेशन 1 ऑप्शन में क्या है, P, Q है। ठीक है, और फिर QR है आपका PR और PQ। इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अगर तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए P देखिए बिलोंग कर रहा है R से, नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस में क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए। ओके, रिलेशन 1 नहीं होगा। रिलेशन 2 में भी थोड़ा देख लेते हैं। रिलेशन 2 RQ अगर है तो QR भी करना चाहिए। RP है लेकिन PR नहीं है, ये भी आपका साइमेट्रिक नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी PP, ऑप्शन नंबर सी में R3, R2 भी नहीं होगा, देख लीजिएगा। R3 भी, R3 में क्या है, PP है, QQ, RR और PQ है। ठीक है, ये भी आपका PP कर रहा है, ठीक है, QQ RR ठीक है। ये तो आपका रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये साइमेट्रिक नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि PQ अगर बिलोंग कर रहा है R से तो QR भी बिलोंग करना चाहिए R से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है तीनों ऑप्शन जो है ABC नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसमें आंसर, नन ऑफ दिज। इसमें एक भी जो है इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम तीनों रिलेशन को बारी बारी से चेक करते हैं तो तीनों क्या आ रहा है, तीनों रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये नन ऑफ दिज होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे F एक रिलेशन है, F सच दैट R2R एक रिलेशन है और Fx क्या दिया हुआ है, x², और एक फंक्शन है आपका G। ठीक है, G क्या है, G भी R2R है और Gx एक फंक्शन दे रखा है आपको sin x। तो आपसे पूछ रहा है GOFX क्या होगा, GOFX। ये देखिए कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, F और G का कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, G और F का कंपोजिशन फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं GOFX से। ठीक है, और GOFX क्या होता है, GFX इसके बराबर होगा, G और FX के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए G, अब FX क्या है, यहाँ पे FX है x²। ठीक है, तो देखो आ गया यहाँ पे Gx² आ गया। तो देखिए यहाँ पे G अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x है। ठीक है, अब यहाँ पे x² हो जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, यानी sin x²। और sin x² ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपका। ओके, ठीक है, ठीक है, हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
कि f एक फंक्शन है और वो n to n है, ठीक है, और वो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, f(x) = 2x, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एरो डायग्राम से करने से ठीक रहता है, ठीक है। ऐसे इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1 फंक्शन के लिए क्या चेक करते हैं, f(x1) = f(x2), ठीक है। तो देखिए x की जगह अगर हम x2 रखते हैं तो इधर 2x1 आ जाएगा, और x की जगह अगर हम x1 रखते हैं तो 2x1, और x की जगह अगर x2 रखते हैं तो 2x2, 2 कट जाएगा तो बच जाएगा x1 = x2। तो जब भी x1 = x2 है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन। अच्छा, 1 फंक्शन कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एरो डायग्राम भी बना देते हैं, ये सेट A है, ये सेट क्या है, B है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी मान लीजिए 1 2, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह है। यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कुछ बहुत सारा होगा, ठीक है। अब अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी 1 का मैपिंग हो जाएगा 2 के साथ। फिर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, 4 रखते तो 8, 5 रखते तो 10, इस तरह 6 रखेंगे 12, इस तरह होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सारे सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट क्या है, मैपिंग हो रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है। तो जब डिस्टिंक्ट इमेज हो, सारे एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज हो, तो वो आपका कैसा फंक्शन कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट्स है सेट B में जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जैसे 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। इसका इमेज बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, इसका इमेज इधर वाला सेट के एलिमेंट्स को बोला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 का इमेज क्या है, 2 है, और 2 का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। 2 का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो जब कोई प्री इमेज नहीं होगा, यानी सेट B में कुछ ऐसा एलिमेंट्स होगा जिसका प्री इमेज नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं, इनटू। अगर सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होता तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 इनटू फंक्शन है, 1 इनटू। और 1 इनटू कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर में आपका 1 बट नॉट ऑन टू, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 1 बट नॉट ऑन टू, 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब इनटू होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स, इसमें से कौन सा फंक्शन इन्वर्स है। तो देखिए इन्वर्स के लिए कंडीशन होता है कि वो जो फंक्शन हो वो 1 इनटू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 ऑन टू फंक्शन होगा, तभी जाके वो फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। तो देखो अगर हम पहला ऑप्शन में नज़र डालें, पहला ऑप्शन है f एक फंक्शन है, ठीक है, सॉरी, f एक फंक्शन है, तो वो क्या है आपका, अगर हम इसका क्या बनाएं, एरो डायग्राम बनाएं, जैसे 1 मैपिंग हो रहा है किसके साथ, 10 के साथ, फिर 2 मैपिंग हो रहा है ये भी 10 के साथ, ठीक है, 3 भी 10 के साथ। यानी देखिए सेट A का एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, सबका एक सेम इमेज है। तो जब सेम इमेज है इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है, और मेनी वन फंक्शन है तो वो इन्वर्स उसका निकाला ही नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि इन्वर्स के लिए कंडीशन होता है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर A तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर अगर B देखें तो भी देख रहे हैं कि 5 का मैपिंग 4 के साथ है और 7 का भी मैपिंग 4 के साथ है, मतलब यहाँ भी सेम कंडीशन है ऑप्शन नंबर B में। तो ऑप्शन नंबर B का भी क्या है, इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन नंबर एक बार C चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर C में देखिए 2 7 है, 2 का मैपिंग 7 के साथ, 3 विथ 9 और 4 विथ 11 एंड 5 विथ 13।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का एक डिस्टिंक्ट अलग अलग इमेज नज़र आ रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है। और फिर देखिए यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जिसका कोई प्री इमेज ना हो। देखिए सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज है। 7 का प्री इमेज 2 है, 9 का 3 है, 11 का 4 है, 13 का 5 है, मतलब प्री इमेज सबका है। सेट बी का सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है। इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है, इसीलिए इस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स 1/√2, ठीक है। कॉस इन्वर्स 1/√2 का क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं कॉस इन्वर्स 1/√2, ठीक है। अगर हम इसको मान लें y, तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू 1/√2, और सबको पता है 1/√2 कितना कॉस का वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4। इसका मतलब y जो आएगा वो π/4 आएगा। और हम जानते हैं कॉस का जो प्रिंसिपल जो रेंज होता है, उसका जो प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है वो क्या होता है, 0 to π होता है। तो देखिए π/4 0 to π में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आंसर होना चाहिए π/4, ठीक है। लेकिन π/4 यहाँ पे आंसर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये डी हो जाएगा, नन ऑफ दिज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि cot tan इनवर्स A प्लस, यहाँ cot इनवर्स होना चाहिए, हाँ, cot इनवर्स A, इसका वैल्यू पूछ दिया है। तो देखिए ये cot आपका है, cot ही ना, अब देखो tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू होता है π/2, ठीक है। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो यहाँ पे एंगल जो आएगा ये आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी cot π/2 कितना होता है, 0 डिग्री, कितना होता है, 0 डिग्री, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, थोड़ा बोर्ड से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए साइन इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x², इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू, है ना, लेट x को मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 - ये आपका tan² थीटा हो जाएगा, और ये 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, देखिए ये फार्मूला किसका है, 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा, ये फार्मूला है आपका cos 2 थीटा का। ओके, cos 2 थीटा। अब देखो यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ है cos, तो इसको क्या करते हैं, साइन में बदल लेते हैं। तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन π/2, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है, 2 थीटा है, ठीक है। साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब साइन साइन मान लीजिए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, π/2 - 2 थीटा। ओके, तो π/2 2। अब देखिए x इक्वल टू tan थीटा है, तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, बिल्कुल कह सकते हैं। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और ये है हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ये हो गया 9 नंबर। अब बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का जो वैल्यू है साइन इनवर्स x इक्वल टू -1/2 है। तो -1/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब π/6, माइनस है तो -π/6 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिया है तो x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए वो क्या है, x प्लस वाई है यहाँ पे, यहाँ 2 है, 1x माइनस वाई, ये इक्वल है किसका, 3 2 1 7। ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो x और y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और चलिए इस एलिमेंट्स को इसके बराबर करते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 10। सो x इक्वल टू 10/2 यानी 5, ठीक है। यानी x 5 निकल गया। अगर x का वैल्यू 5 यहाँ रख देते हैं तो y 3 माइनस 5 यानी -2 निकल जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 5 - 2 होगा। 5 - 2 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो आपको बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है 2 3 5 और 0 -7 और 2। बोला है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले हम लोग रो की संख्या को लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं रो कितना है, 2 है, ठीक है, और कॉलम कितना है, 3 है, यानी 2/3 का ये मैट्रिक्स है। 2/3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए बी दो मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ए बी दो मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। तो एक मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 और एक मैट्रिक्स है आपका 2 4 6, ठीक है। आपसे पूछा है ए बी क्या होगा, ठीक है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रो 1 है, ठीक है, कॉलम कितना है 3 है, यानी ये 1/3 का मैट्रिक्स है। इसमें देखो आपका रो 3 है और कॉलम 1 है, यानी 3/1 का, यानी जो भी मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 का होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 होगा, प्लस 2 × 4 होगा, प्लस 3 × 6, दैट मीन्स ये कितना आएगा, 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 18 और 8 26, 26 और 2 28 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है, ठीक है, कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी 13 ये हो गया, कितना नंबर है ये, 30 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कहता है कि इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मल फॉर प्रोडक्ट ए बी, है ना। अगर ए और बी, ए बी आपको दिया हुआ है, देन ए बी का होल डेज क्या होगा, ए बी का होल डेज किसके बराबर होगा, ठीक है, यानी ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। तो ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो क्या होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 15 कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज साइमेट्रिक इफ। ए कब साइमेट्रिक होता है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक कब होगा, जब ए डैश ए के बराबर होगा, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए और ए क्या हो, दोनों अगर इक्वल है तो वो कैसा मैट्रिक्स है, आपका साइमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर है सी में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 16 नंबर कहता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, 1 0 1 0 1 2 फिर 0 0 4, इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू, चलो रो 1 को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, या इसको करने से भी आसानी होगा, ठीक है। चलो यही वाला ले लेते हैं, काहे कि ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो 1 ले लेते हैं। तो जैसे 1 लिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2 0 4, ठीक है, 1 2 0 4, ओके। काहे कि ये वाला लेंगे इसके बाद तो वो 0 ही बनेगा, ये लेंगे तो भी 0 बनेगा, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 0 2 जा 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी में,
ठीक है, ये हो गया 16 नंबर। अब देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर यहाँ कर देते हैं। x का वैल्यू निकालना है अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है। 3x x1 है, इक्वल है ये किसका, 3 2 और 4 1 की, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देगा आपको, एक प्रॉपर वैल्यू देगा, ठीक है, जबकि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 1 जा 3 और माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 4 2 जा 8। ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 हो जाएगा। मतलब ये इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 3, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस 3, इधर -3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू √8 है ना, और √8 का मतलब 2√2 प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस 2√2। ये ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ ए दिया हुआ है एक मैट्रिक्स AIJ है उसका एलिमेंट्स, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का है। तो आपसे बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ K क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ K क्या होगा, ये आपका K बाहर निकल जाएगा, K इंटू डिटर्मिनेंट A, यानी ऑप्शन नंबर बी। K चूँकि कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। चलिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टेक्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो जानते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालते किसका, यहाँ लिखते हैं आपका क्या क्या वर्टेक्स दिया है, 3, यहाँ लिखते हैं 3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 यहाँ लिखते हैं, मतलब 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 होता है, सॉरी 3 -4 और 5 हो जाएगा, फिर 8 2 -1 1 1 1, ये ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो पहले लेते हैं 3 ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 3 लेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, 2 -1 1 1 बचेगा, फिर -8 हो जाएगा, यहाँ साइन जो होगा माइनस होगा, -8 लेंगे तो ये कॉलम ये हटेगा, ये दोनों बचेगा, -4 5 1 1, फिर +1 लेते हैं तो ये और ये डिलीट, तो ये बचेगा -4 2 5 और -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 3 2 1 जा 2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और माइनस +1 हो जाएगा, -8 -4 -5 1 जा 5, फिर +1 +4 1 जा 4 -5 2 जा 10, ओके। तो 1/2 2 और 1 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, -8 5 4 9 -9 और -8 यानी -72, प्लस ये हो जाएगा 4 -6 हो जाएगा, -6, यानी ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। 9 में 6 घटा देते हैं 3, 72 और 3 हो जाएगा 75, 75/2 दैट मीन्स 37.5 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A किसके बराबर होगा, A
एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए किसके बराबर होगा? तो ये इक्वल होगा किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी।